Hey, my dear students, what's up? I hope you're so fine and you are so happy, and your family is also very happy because of you are happy and you are healthy. एंड जैसा आपको पता है कि अगर हम अच्छे होते हैं तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं. एंड आई एम ऑल्सो वेरी कूल एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम गिविंग माई नॉलेज टू यू एंड यू आर यूटिलाइजिंग माई नॉलेजेस इन योर लाइफ. सो कहीं ना कहीं हम आपस में एक दूसरे से एक नॉलेज के थ्रू जुड़े हुए हैं. फिर आपको पता होगा जैसे कि एवरी टाइम मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट टॉपिक लेकर आता हूँ जो आप लोगों के सिलेबस में है. आज भी ऐसे ही एक टॉपिक मैं लेकर आया हूँ. ऐसे टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे. लेकिन इस टॉपिक में आप थोड़ा सा इमोशन हो जाएंगे, थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट हो जाएंगे, क्योंकि आज का टॉपिक है ही कुछ ऐसा. जैसा आप सबको पता है, यू नो एवरीवेयर दैट कि हम सब के एक कोई ना कोई डिज़ायर होता है, राइट. कोई ना कोई हमारा विशेष होता है, कोई ना कोई हमारा ड्रीम होता है, और हम उस ड्रीम को, उस डिज़ायर को, उस विशेष को पूरा करते हैं. कैसे करते हैं? इधर हमारे पापा करते हैं, या फिर हमारे मम्मा कंप्लीट कर देते हैं, या फिर हमारे भैया, या फिर हमारे दीदी, या फिर सम टाइम टीचर, या फिर सम टाइम हम खुद ही ट्राई करते हैं टू कंप्लीट आवर ड्रीम, टू फुलफिल आवर डिज़ायर, टू फुलफिल आवर विशेस. यानी किसी ना किसी प्रकार से हम अपने विशेस को, हमारे डिज़ायर्स को पूरा करते हैं. और ये लाइफ का एक ज़रूरत भी है. लेकिन क्या आपको पता है, डू यू हैव एनी नॉलेज कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कितने बच्चे ऐसे भी हैं जिनके डिज़ायर्स है, जिनके कुछ ड्रीम्स है, जिनके कुछ विशेस है, पर वो फुलफिल नहीं कर पाते. तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब एक चॉकलेट्स खाते हो, कोई ब्रांडेड ड्रेस पहनते हो, या फिर कोई शूज़ पहनते हो, या फिर आप जब बाइक खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, या फिर जब किसी लड़की की मैरिड होती है तो उस समय जब वो कॉस्टली जो बैंगल्स यूज़ करते हैं, जो साड़ी यूज़ करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में कई ऐसे बच्चे हैं जो उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं. यानी फुटबॉल के कारखाना में काम करते हैं, चॉकलेट जहाँ पे बनाया जाता है वहाँ पे काम करते हैं, लेकिन वो चॉकलेट खा नहीं पाते, वो फुटबॉल खेल नहीं पाते. कई लड़कियां ऐसे भी हैं जो बैंगल्स के शॉप में काम करते हैं, गोल्डन के शॉप में काम करते हैं, लेकिन गोल्ड कभी यूज़ नहीं करते. तो आपने कभी सोचा कि जिसके पास ये डिज़ायर तो है पर वो फुलफिल नहीं कर पाते, क्या उसके मन में ऐसा कोई भावना है जो कभी वो सोचे कि काश ये कर पाए? आप समझ रहे होंगे कि आज का टॉपिक ऐसी एक स्टोरी बेस पर है जो रियलिटी है हमारे इंडिया, हमारे इस दुनिया का, जिसमें 2 स्टोरी आपको मिलेंगे. और ये क्लास 12 CBSE बोर्ड में है, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग. इस लॉस्ट स्प्रिंग में क्या है ऐसा स्टोरी, और ऐसी कौन सी इमोशनल अटैचमेंट टॉपिक है, हम आगे जानेंगे. बट इस कहानी में कहीं ना कहीं डेफिनेटली यू विल गेट अ मैसेज, और आपको शायद समझ में आ गया होगा. आगे की चीज़ हम आगे देखते हैं. सो विदाउट गेटिंग लेट माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ लुक. जैसे मैंने अभी आप लोग को जस्ट कुछ समय पहले ये बताया था कि जो लॉस्ट स्प्रिंग जो टॉपिक है, ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये क्लास 12 के सब्जेक्ट में आता है. और ये जो एक स्टोरी है, ये 2nd नंबर स्टोरी है, ये चैप्टर 2nd नंबर है. और क्लास 12 CBSE बोर्ड में जो फ्लेमिंगो बुक्स है, उस बुक्स में ये वाला चैप्टर है. पर जो मैंने आपको अभी कहा थोड़ी समय पहले कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो इसमें 2 पार्ट है और दोनों पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. दोनों पार्ट में हमको कुछ ना कुछ एक नॉलेज मिलेंगे, एक्सपीरियंस मिलेंगे,
एंड साथ में हम एक इमोशनल हो जाएंगे थोड़ी बहुत, यू नो व्हाट। तो इसमें 2 पार्ट है। मैं आपको सबसे पहले पार्ट 1 बता रहा हूँ और उसके बाद हम सेकंड पार्ट सीखेंगे। तो पार्ट 1 में क्या है कि एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है साहेब। उसका पूरा नाम रहता है साहेब ई अलाम, ठीक है, पर उसको सब प्यार से बोलते हैं साहेब। साहेब जो रहते हैं ना वो काफ़ी गरीब रहते हैं, है ना, और उनके जो परिवार है वो बांग्लादेश में रहते हैं। बांग्लादेश में एक कैपिटल है जिसका नाम है ढाका। तो उस ढाका शहर में साहेब और उनके परिवार एक साथ रहते थे, राइट। जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में जो कैपिटल है वो अपना दिल्ली है, लेकिन बांग्लादेश में जो कैपिटल है ना वो अपना कौन सा है, ढाका है। लेकिन एक बार क्या हुआ, उस ढाका शहर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, बहुत बार हुए, लड़ाई झगड़ा हुए। तो जो ढाका शहर के जो जितने भी लोग थे ना वो लोग काफ़ी परेशान हो गए, बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोगों के घर टूट गए, कई लोग एक इधर उधर जैसे तैसे अपना जान बचाने के लिए शिफ्ट हो गए। तो ये जो साहेब थे और इनके जो परिवार थे ना, ये लोगों ने क्या सोचा, इन लोगों ने सोचा कि यहाँ पे रहने से बेटर है कि हम किसी दूसरी सिटी में जाके रहते हैं। अब हम गांव में नहीं रहेंगे, अब हम थोड़ा शहर में चले जाएंगे। तो साहेब और उनके परिवार मिलकर वो लोगों ने कहाँ आ गए, वो लोग दिल्ली शहर में आ गए। तो दिल्ली में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है सीमापुरी। वो लोग सभी सीमापुरी में आ गए। लेकिन सीमापुरी में आपको एक चीज़ बता दूँ, सीमापुरी वैसा नहीं है जैसा हम लोग सोच रहे हैं या जैसा आप सोच रहे हो। सीमापुरी एक बहुत छोटी सी जगह है जहाँ पर एमिनिटीज़ यानी सुविधा बहुत कम है, लाइक इलेक्ट्रिक बिल, पानी का सुविधा, रहने का सुविधा, छत की सुविधा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको कह सकते हो कि सीमापुरी एक स्लम एरिया है और उस स्लम एरिया में वो लोग शिफ्ट हो गए थे। अब स्लम एरिया क्या होता है तो आपको पता होगा, जो ट्रेन से हम लोग कभी जाते हैं तो कभी देखना बस्ती रहता है, छोटे छोटे बस्ती। उस बस्ती के मतलब रेल पटरी के पास में देखना बहुत सारे स्लम लोग साथ में रहते हैं। और वो जगह ऐसा होता है ना जहाँ पे बहुत गंदगी भी होते हैं, जहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, इलेक्ट्रिक बिल की कोई व्यवस्था नहीं है। देयर इज़ नो एमिनिटीज़ टू बी लिव्ड हैप्पीली। तो ऐसी जगह है सीमापुरी। तो साहेब और उनके जो परिवार थे ना वो लोग कहाँ पे जाके रुके थे, सीमापुरी जगह पर। अब चूँकि वो लोग गरीब थे तो उनके पास मतलब कपड़े और पेट को पालने के लिए बहुत बड़ी बात है। वो लोग घर का सोचते ही नहीं थे, उन लोगों को कहीं पे भी सुला दो, साहेब उनके परिवार सो जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि हम लोगों को 2 टाइम का खाना मिलेगा ही नहीं। अगर 1 टाइम का खाना मिल जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। सो दे नेवर थिंक अबाउट घर, दे नेवर थिंक अबाउट हाउस। तो इस टाइप का उन लोगों का ज़िंदगी था। अब क्या हुआ, एक बार रोज़ सुबह साहेब और उनके परिवार मिलकर वो लोग एक ज़िंदगी की तलाश में निकल जाते थे। किसकी तलाश, अब आपको मैं बताऊं। साहेब जो थे ना वो एक रैक पिकर था। रैक पिकर क्या होता है, आप देखना अक्सर जो गार्बेज होते हैं जहाँ पे हम गंदगी फेंकते हैं, लाइक जो भी पुराने हमारे कपड़े हो, प्लास्टिक हो या जो भी मिट्टी वगैरह हो, जहाँ पर हम फेंकते हैं ना उसको इंग्लिश में बोलते हैं गार्बेज। तो ये जो साहेब थे ये एक रैक पिकर था। रैक पिकर मतलब जो उस गंदगी से डिफरेंट चीज़ें उठाकर कहीं बेच देते हैं, उससे उनको पैसा मिलता है। आप देखना अक्सर हमको प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, जो हम पानी की बोतल जो फेंक देते हैं वो लोग उस पानी की बोतल को उठाकर वहाँ से कहीं और बेच देते हैं और बदले में उनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, चाहे वो 1 रुपया हो 2 रुपये हो। तो साहेब इस टाइप का काम करते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैक पिकर। तो साहेब क्या करते थे, रोज़ एक बैग लेकर अपने ज़िंदगी की तलाश में निकल जाते थे। साहेब जो थे ना ये एक बहुत डिफरेंट लड़का था। इनके जीवन में सपना भी था, इनके जीवन में ड्रीम्स था, पैशन था, पर इनको पता था कि ये कभी पूरा होना पॉसिबल नहीं है। ये जब सुबह निकलते थे तो बहुत खुशी होकर निकलते थे, इनके चेहरे पे खुशी होता था और इनके परिवार में सभी ये काम करते थे।
लेकिन जो घर के एल्डर्स था उनके काम करने का तरीका और साहेब के काम करने के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस था। तो डिफरेंस क्या था? साहेब जो काम करता था उनका लक्ष्य था कि मुझे खुशी चाहिए, और उनके परिवार जो काम करता था, ये जो रैक पिकिंग का काम करता था, उनका लक्ष्य था कि मुझे पेट पालना है। तो ये जो इस स्टोरी जो लॉस्ट स्प्रिंग है, इस स्टोरी में जो राइटर है एनिस जंग, एक दिन वो रोज़ सुबह नोटिस करता था कि साहेब बैग लेकर जब निकलते हैं तो उनको कुछ ढूंढते हैं वो, और उनके चेहरे पे एक उत्साहित जैसा कुछ चीज़ें रहता है, सम काइंड ऑफ एक्साइटमेंट। तो एक दिन वो राइटर ने जाकर, एनिस जंग ने जाकर साहेब से पूछा कि साहेब तुम यहाँ पे रोज़ क्या करते हो, क्यों आते हो? तो साहेब ने उनको आंसर दिए कि सर, हमारे जीवन में रहने का कोई ठिकाना नहीं है। हमारे जीवन में कपड़े एक ही है जो कपड़े हम 15 दिन से पहनते हैं। खाने का कोई भरोसा नहीं है, कभी सुबह मिला, कभी रात को मिला और कभी नहीं मिला। हमारे लिए ये रोजी रोटी है सर। तो बोला तुम स्कूल नहीं जाते हो? तो बोला सर, स्कूल हमारे लिए एक सपने हैं। अगर स्कूल जाने का मौका मिले तो डेफिनेटली मैं जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा। तो फिर एनिस जंग ने उनसे कहा कि अगर मैं तुमको स्कूल भेजना चाहूँ तो क्या तुम स्कूल जाओगे? उस समय साहेब ने उनसे एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा था, जिसके बाद एनिस जंग को बहुत शर्मिंदा फीलिंग हुआ था। साहेब ने उनको कहा था कि क्या आपकी स्कूल तैयार है? एनिस जंग के पास, यानी राइटर के पास, कोई जवाब नहीं था, क्योंकि राइटर ने उनसे पूछा था उनकी इच्छा के बारे में, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि साहेब के मन में वाकई में स्कूल जाने की इच्छा है। यानी उनका अगर बस चले तो वे स्कूल जाएंगे, लेकिन उनको पता है कि मैं कभी स्कूल नहीं जा सकता, मैं वो सपने कभी पूरा नहीं कर सकता जो बाकी बच्चे करते हैं, इसलिए उसके बारे में सोचना मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल समय बर्बाद है, ज़िंदगी बर्बाद है। ये चीज़ एनिस जंग समझ गए थे कि साहेब बहुत बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। भले वो कचरे उठाने का काम करते हैं, कचरे में से जो सामान निकालने का काम करते हैं, लेकिन वो भी उसी बच्चों की तरह है जैसे सभी बच्चे के सपने होते हैं। कुछ दिन बाद ना साहेब को एक जगह जॉब मिलता है, जो एनिस जंग ने उसको दिलवा देते एक जगह पे जॉब। तो वहाँ पर उसको रोज़ काम करना पड़ता था, और बदले में महीने में उसको 800 रुपये मिलता था, और उसका टाइम भी फिक्स कर दिया गया था। साहेब ने कुछ दिनों तक काम किया, वो लड़का जो छोटा सा लड़का था वो कुछ दिनों तक काम किया, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद साहेब को मज़ा नहीं आया। साहेब ने वो काम छोड़ने का डिसीज़न ले लिया। उन्होंने तय किया कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा। जब एनिस जंग ने उनसे पूछा कि तुम ये काम क्यों नहीं करना चाहते हो, तब साहेब ने कहा कि मुझे पता है कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पे मुझे महीने में 800 रुपये मिलेगा, और उस 800 रुपये से मेरे परिवार भी अच्छा खुश रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये 800 रुपये मेरी ज़िंदगी की फ्रीडम छीन रहा है। मैं रैक पिकिंग करता हूँ, मैं कचरे से सामान उठाने का काम करता हूँ, उसमें मुझे पता है कि उसमें मुझे पैसा कोई भरोसा नहीं है, कभी पैसा मिलेगा, कभी मुझे पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे मेरे लिए स्वतंत्र है, मैं फ्रीडम हूँ, मैं अपने चॉइस के कपड़े पहनता हूँ, मैं अपने चॉइस के इधर से उधर जाता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बंदिश बन चुका हूँ। मुझे समय पर आना है, मुझे कस्टमर के साथ सही तरीके से बात करना है, मुझे एब्सेंस में नहीं कर सकता, मैं छुट्टी नहीं लगा सकता, दूसरों की बातें भी सुनना अगर मैं गलती करूँ तो मुझे इस टाइप का काम मुझे नहीं पसंद है। मेरी ज़िंदगी, मैं एक पंछी की तरह बनना चाहता हूँ, एक बर्ड की तरह बनना चाहता हूँ, जिधर जाओ उड़ो, उड़ान अपनी चॉइस होनी चाहिए। फिर साहेब ने वो जॉब छोड़ दिया, और फिर वो कचरे के डिब्बे से वो बैग लेकर वो रोज़ सुबह निकल जाते थे। इस कहानी का जो नाम है ना, वो है आई फाउंड अ रूपी और अ गोल्ड इन द गार्बेज। मतलब कभी कभी साहेब को 1 रुपये मिल जाता था, कभी कभी गोल्ड मिल जाता था, कभी कभी अच्छे कोई कपड़े मिल जाता था, कभी कभी कोई बैग्स मिल जाते थे। आपने देखा होगा अक्सर जो अमीर लोग होते हैं वो लोग इस टाइप के कई सामान हम फेंक देते हैं, लेकिन साहेब के लिए वो सामान काफ़ी इम्पोर्टेंट था। जैसे हम लोग बिस्किट खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, शूज़ पहनते हैं,
साहिब ने कहा कि कई बार हमको ऐसे शूज़ की एक पीस मिल जाता है, एक पीस नहीं मिलता है, लेकिन उसी एक पीस से हम बहुत खुश हो जाते हैं। हम उस एक पीस को कहीं बेच देते हैं और फिर उनसे हमको बहुत पैसा मिलता है। तो ये जो ज़िंदगी है ना, ये भले ही हमारे लिए बहुत ख़राब है, लेकिन हम इसी को खुश रहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो हम चाहते हैं वो हमको कभी मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान ने जो हमको दिया है उसी से खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। सो डियर, इस कहानी की मोरल जो फर्स्ट पार्ट था यही है, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। इस कहानी का मोरल क्या है कि अक्सर हम उसके बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, हमको उसके बारे में सोचना चाहिए जो हमारे पास है। साहिब के पास जो था, साहिब उसी से खुश थे। साहिब उसके बारे में नहीं सोचते थे जो उनके पास नहीं है। तो अक्सर आप लोग ये ज़रूर सोचना कि what you have, you try to be happy right now. What you have not, you do not think about that. अगर आप जो आपके पास नहीं है, अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो आपको तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसका जो सेकेंड पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट में हम क्या सीखेंगे? सेकेंड पार्ट एक स्टूडेंट के ऊपर है, एक छोटे से बच्चे के ऊपर है। ये भी बच्चे के ऊपर है, वो भी बच्चे के ऊपर है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर क्या बताया गया? यहाँ पे प्रोफेशंस के बारे में बताया गया कि उसके पास जो प्रोफेशन है वो उसी प्रोफेशन से हैप्पी है। और सेकंड वाले पार्ट में बताया गया है कि उसके कुछ ड्रीम है और वो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए एक प्रोफेशंस को छोड़ रहे हैं। ये जो कहानी है ये है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पे बैंगल्स की बहुत बड़ी कारखाना है। आप जितने भी बैंगल्स हम लोग देखें, आप लोग देखते हो लेडीज़ लोग पहनते हैं शादी की टाइम या फिर नॉर्मल, वो सारे बैंगल्स फिरोजाबाद में बांधते हैं। लेकिन आपको पता है वो जो बैंगल्स है, वो बैंगल्स जहाँ पर बनाया जाता है, इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट। अगर आप वो सीन देख लोगे तो आप डर जाओगे। बैंगल्स जहाँ पर बनाया जाता है वो रूम काफ़ी अंधेरा रहता है और उस रूम में ऑक्सीजन नहीं होते और आग के जो फर्नेस होते हैं, जो गर्म होते हैं, हॉट होते हैं, वो काफ़ी डेंजर होते हैं। और वहाँ पर बैठकर हज़ारों बच्चे, चाहे लड़की हो बॉयज़ हो, सब वहाँ पे काम करते हैं। चाइल्ड लेबर आप बोल सकते हो। तो इस कहानी में जो लड़का रहता है, उसका नाम रहता है मुकेश। और मुकेश जो है वो काफ़ी अच्छा लड़का था, लेकिन वो काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। मुकेश की जो फैमिली है वो फैमिली फिरोजाबाद में रहते थे। और फिरोजाबाद, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि फिरोजाबाद बैंगल्स मेकिंग के लिए काफ़ी फेमस है। यानी आप लोग जो देखते हो, जो लेडीज़ है, जो वोमेन है, जो मैरिड वोमेन, वो लोग जो बैंगल्स यूज़ करते हैं वो सब फिरोजाबाद से ज़्यादातर आता है। अदर स्टेट्स भी हो सकते हैं, अदर सिटीज़ भी हो सकते हैं, लेकिन फिरोजाबाद जो है ना वो सबसे ज़्यादा फेमस है बैंगल्स मेकिंग के लिए। तो मुकेश के जो फैमिली बैकग्राउंड था वो सब बैंगल्स मेकिंग, ग्लोइंग बैंगल्स मेकिंग, जो कांच के जो चूड़ी होते हैं ना, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था, है ना। लेकिन मुकेश थोड़ा सा डिफरेंट था बाकी सबके कंपेयर में। अब फिरोजाबाद में जो बैंगल्स मेकर जितने भी फैक्ट्री है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लॉ के खिलाफ है, क्योंकि गवर्नमेंट लॉ में ये रूल्स है कि कोई भी बच्चा जो चाइल्ड लेबर होते वो नहीं हो सकता। लेकिन फिरोजाबाद में अगर आप कभी भी चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत से ऐसे बच्चा मिलेंगे जो कम उम्र में ही काम करते हैं। अब इसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है। इसके पीछे रीज़न ये है कि उन लोगों के जो लाइफ है ना वो एक प्रकार के ट्रैप में फंसा हुआ है। पहली बात, वो लोग गरीब हैं, तो गरीब होने के नाते वो लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सेकेंड रीज़न क्या है कि अगर उन लोगों के लाइफ में कोई अगर लीडर बन भी जाता है तो उन लोगों के मन में एक डर है कि अगर मैं आवाज़ उठाता हूँ या अगर हम लोग ग्रुप मिलकर आवाज़ उठाते हैं तो हो सकता है यहाँ के जो पॉलिटिशियन हैं, यहाँ के जो पुलिस है, यहाँ के जो ऊंचे पद के जो लोग हैं, शायद हमको किसी ना किसी कारण से केस में फंसा देंगे और हमको जेल में भेज देंगे। तो इस वजह से जो फिरोजाबाद में जो माहौल है,
जो फैक्ट्री का जो माहौल है, जो गरीब परिवार के जो माहौल है ना, वो लोग बिना चुपचाप सहे ये काम करते रहते हैं और इन्हीं को अपना किस्मत मान लेते हैं। अब होता क्या है कि ये जो कारखाना है, यहाँ के जो बैंगल्स मेकिंग जहाँ पे बनाया जाता है, ये काफ़ी डेंजर है। उसका रीज़न ये है कि जहाँ पे बैंगल्स बनाया जाता है वो माहौल ऑक्सीजन लेस होते हैं, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं रहते हैं और काफ़ी डार्कनेस यानी अंधेरे में बैंगल्स बनाया जाता है। आप इमेजिन करो अगर ऐसा कंडीशन पे अगर हम काम करते हैं तो हमारे आई में कितना इफेक्ट पड़ेगा। आप कभी देखना कि नाइट को अगर हम मोबाइल चलाते हैं तो हमारे आइज़ में इफेक्ट पड़ते हैं जस्ट 5 मिनट्स, और वो लोग लाइफ टाइम ऐसा कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत कम उम्र में, बहुत कम एज में उन लोगों का आई साइट जो है ना वो डाउन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। और लगभग 10 से 20,000 30,000 बच्चे ऐसे हर साल उनकी ज़िंदगी नरक में चला जाता है। ये चीज़ मुकेश ने कहानी में भी सुना है, जो उनके परदादा दादा ने कहा, और साथ में उन्होंने अपना आंखों के सामने भी देखा। तो मुकेश चाहता है कि मैं अपने लाइफ में कुछ करूँ। मुकेश का सपना है कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बनूँ, और उनका फोकस मैकेनिकल इंजीनियर है। उनका फोकस ये नहीं है कि मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड जो काम कर रहे हैं मैं भी वही काम करूँ। इस वजह से मुकेश बहुत दिन रात मेहनत करते हैं। उनका जो मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए जो प्रैक्टिकल होता है, जो गैरेज होता है, वो घर से काफ़ी दूर है, लेकिन मुकेश फिर भी पैदल चलकर वहाँ पर जाता है, वहाँ पे प्रैक्टिकल करता है और फिर घर वापस आता है। लेकिन फिर भी मुकेश हार नहीं मानते। वो क्या सोचते हैं कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, मुझे ये जो फिरोजाबाद का जो गलत फहमी है, जो मीथ है, वो मुझे चेंज करना है। मुकेश कहता है कि यहाँ के जो औरतें हैं उन लोगों ने तो अपना ज़िंदगी मान लिया इस चीज़ को, उन्होंने अपना किस्मत मान लिया कि हमारा किस्मत क्या है, जन्म लो, शादी करो और यहीं पर काम करो, और एक समय के बाद हमारे आँखें अंध हो जाएंगे, यही हमारा किस्मत है। मुकेश कहता है कि हमारे सपने तो बहुत है, लेकिन उस सपने को देखना हमारा अधिकार नहीं है। यहाँ के लोगों ने इस प्रकार की मेंटेलिटी बना रखा है, इस प्रकार की सोच बना रखा है। हमारे लिए प्लेग्राउंड में जाना, मूवीज़ देखना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, ये जस्ट एक सपना है। ये यहाँ के लोग इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को बदलना चाहता हूँ। मैं भले ही गरीब हूँ, मैं भले ही, हमारे जो परिवार है वो बैंगल मेकिंग्स परिवार से बिलोंग करता है, और मैं इस काम को बुरा नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे के अपने एक सपने होते हैं, और उस सपने को पूरा करने के लिए उनका पूरा हक है उसको आगे लेकर जाए, और मैं इस चीज़ को बदलना चाहता हूँ। ये चीज़ सुनकर जो एनिस जंग था, जो राइटर था, वो काफ़ी उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं, और वो उनको ब्लेसिंग करते हैं कि मुकेश तुम जहाँ भी जाओ तुम एक दिन बहुत आगे बढ़ोगे। राइटर की बात सुनकर मुकेश भी काफ़ी खुश होते हैं, और वो सोचते हैं कि चलो कोई तो है जो मुझको सपोर्ट करेंगे। और ये था सेकंड पार्ट, जिसका नाम था आई वांट टू ड्राइव अ कार, क्योंकि मुकेश का सपना था कि मैं एक दिन मैकेनिकल इंजीनियर बनूंगा, और मैकेनिकल इंजीनियर बनकर मैं अपने हाथों से एक कार बनाऊंगा, और उस कार के ड्राइवर मैं ही बनूंगा, मैं गाड़ी चलाऊंगा। ये मुकेश का सपना था। और इस कहानी से हमको मोरल क्या मिलता है कि हर बच्चे के सपने होते हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए आपके अंदर डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन होना चाहिए। कई बार बच्चे अपने फैमिली को दोष दे देते हैं कि मेरे परिवार मुझको ये चीज़ करने के लिए मना कर रहे हैं, या टीचर अच्छे नहीं है, कॉलेज अच्छे नहीं है, या मेरा माहौल अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप हर काम को कर सकते हो, चाहे आप गाँव से हो, चाहे आप सिटी से हो। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए आपके पास माहौल हो। माहौल होता नहीं है, माहौल हमको बनाना पड़ता है, जैसे मुकेश ने अपना माहौल खुद बनाया। सो माय डियर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड जो लॉस्ट स्प्रिंग है, जो एनिस जंग ने हमारे सामने एक सोशल का इमेजेस हमारे सामने प्रेजेंट किया है। पहले इमेजेस प्रेजेंट किया कि आपका जो भी प्रोफेशन है उस प्रोफेशन से आप खुश रहो, और सेकेंड उन्होंने इमेजेस प्रेजेंट किया कि आपके जो ड्रीम है उस ड्रीम पर डटे रहो जब तक उस चीज़ को पूरा ना कर सको। नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा, एंड तब तक के लिए सी यू माय डियर।